चलो ध्यान देना है, टेस्ट 5 है ना, साइंस का है और ऑब्जेक्टिव का महत्वपूर्ण एकदम क्वेश्चन बनाना है और ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में एकदम आना ही आना है। चलो ध्यान से देखना है और समझना भी है। पहले अपने से टिक लगाना, उसके बाद सही है गलत है, उसके बाद फिर अपने से क्या करना है ना, मिला लेना है। चलो तो शुरुआत करते हैं, सवाल नंबर 38 से शुरुआत करते हैं। क्या है? पुष्प का नर जननांग कहलाता है। क्या भैया? पुष्प का नर जननांग कहलाता है, माने कि नर भाग क्या है? तो छोटा सा एक भाग बता दें। जो पुष्प होता है भैया, पुष्प जो होता है, पुष्प का भी दो भाग होता है, एक नर भाग होता है, एक मादा भाग होता है। तो नर वाला को कहा जाता है पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं, या इसी को पुमंग भी कहते हैं। पुमंग क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। और मादा वाला को कहते हैं जयांग। क्या कहते हैं? जयांग, या इसी को स्त्री केसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर भी कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, नर वाला में और क्या आता है, पुंकेसर वाला में और क्या आता है, परागकण आता है। क्या आता है? पहले पराग कोश करो, पराग कोश, पराग कोश। अब पराग कोश के अंदर ही परागकण होता है। क्या होता है भैया? परागकण या गण है ना, परागकण, परागकण या परागगण। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? और इसके अंदर होता है अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय। क्या होता है इसके अंदर? अंडाशय होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो सवाल यहाँ से पहले समझना, सवाल कैसे? पुष्प के दो भाग, एक नर भाग और एक मादा भाग। तो देखो सवाल में इतना घुमा के ऐसे पूछा जाएगा, पहले आराम से। पुष्प का नर जननांक, जननांक मतलब कि नर जननांक और मादा जननांक है ना। तो कहता नर जननांक कहलाता है, तो नर जननांक क्या कहलाएगा भैया? पुंकेसर, या पुंकेसर को ही क्या कह सकते हैं? पुमंग भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब जरा ध्यान समझना। अब हो सकता है कह देगा कि इसमें निम्नलिखित में से नर भाग है, ऑप्शन चेंज करके दे देगा। तो यह भी एक क्या है? नर का ही भाग है। परागकोश क्या है? नर का ही भाग है। सवाल इसे भी पूछेगा कि परागकण कहाँ पाया जाता है, तो परागकण पाया जाता है परागकोश में। कहेगा परागकण प्राप्त कैसे होता है, तो परागकोश के फटने से। क्या भैया? किसके फटने से परागकण प्राप्त होता है? तो परागकोश के फटने से क्या प्राप्त होता है? परागकण। कहते परागकण कहाँ होता है, तो परागकण कहाँ होता है? परागकोश। तो ये फटता तब ना इसका निर्माण होता है, इसका जन्म होता है। तो इसलिए सवाल कैसे भी पूछ सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तो यहाँ पर जरा ध्यान देना, परागकोश के फटने से क्या प्राप्त होता है? परागकण। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जरा ध्यान देना, अंडाशय। अब यहाँ पे सवाल ये है कि नर जननांग क्या कहलाता है, तो नर जननांग क्या? पुंकेसर। तो ऑप्शन में है पुंकेसर। बहुत है भैया, ये तो जयांक मादा भाग हो जाएगा। जयांक क्या हो जाएगा? मादा भाग हो जाएगा। यहाँ पर क्या रहता है अगर सवाल में मादा वाला तो हो जाएगा है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? पुंकेसर। क्या हो जाएगा? पुंकेसर। ये जो पंखुड़ी है ना, पंखुड़ी जो पत्ता होता है ना, उसको पंखुड़ी ही कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलो अगला सवाल करते हैं। चलो देखना है सवाल नंबर 39। निम्नांकित में कौन पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन के पुनर्जनन भी कहा जाता है। पुनर्जनन, पुनर्जनन भी कहा जाता है, पुनर्जनन भी कहा जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि पुनः जन्म हो जाना है ना, का उदाहरण है। तो इसमें पुनरुद्ध भवन का जो उदाहरण है, पुनर्जनन का उदाहरण जो है, यह है ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चंदन। भैया बोले तो स्पाइरो गैरा। क्या? स्पाइरो गैरा। और इसमें और भी होता है पुनरुद्ध भवन में, और कौन आता है? छिपकली का पूछ। क्या? छिपकली का पूछ, छिपकली का पूछ, छिपकली का पूछ। अगर छिपकली का पूछ कट जाए तो देखेगा क्या कि कुछ दिन बाद उसका पूछ वापस फिर से चलाता है। लेकिन अगर हमका इंसान में, अगर हम सबका अगर अंगुली कट जाए तो क्या पुनः वापस ही आएगा? अगर यहाँ से कट जाए तो यहाँ से फिर वापस निर्माण नहीं होगा है ना। तो हाँ, नाखून हो जाता है, तो नाखून में हम पुनरुद्ध भवन कह सकते हैं। लेकिन अंगुली अगर कट जाएगा है संभव नहीं ना। तो इसलिए ध्यान देना। तो छिपकली का पूछ भी क्या है? पुनरुद्ध भवन का ही उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पुनर्जनन या पुनरुद्ध भवन का ही उदाहरण है। अच्छा, अब अगर कह दे कि हाइड्रा का जनन कैसे होता है, सवाल जरा, अगर सवाल अगर बोल रहे हैं, अगर किसी को समझ नहीं आए तो सवाल को लिखते चलो, अगर जो बोलते हैं ना,
हाइड्रा का जनन कैसे होगा, मतलब हाइड्रा का जनन, मतलब हाइड्रा का जन्म कैसे होता है? तो हाइड्रा होता है भैया, हाइड्रा का जो जनन होता है, हाइड्रा का जनन कैसे होता है? तो हाइड्रा का जनन होता है मुकुलन द्वारा, या मुकुल कहते हैं, मुकुल ऑप्शन में रहे या मुकुलन, मुकुलन, क्या भैया? मुकुलन या मुकुल द्वारा। हाइड्रा का निर्माण कैसे होता है? मुकुल या मुकुलन द्वारा, है ना। हाइड्रा का निर्माण कैसे होता है? मुकुल या मुकुलन द्वारा। क्लियर ना? जो ऐसे इस तरह से नहीं रहता है, इस तरह से रहता है, ऐसे नहीं फिगर होता है, आई रहता है, इसी को हम सब क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं, मुकुल या मुकुलन। बात क्लियर? ये हाइड्रा, तो इसका निर्माण कैसे होता है? मुकुल के द्वारा या मुकुलन के द्वारा। अमीबा का जन्म कैसे होता है? तो केंद्रक के द्वारा। क्या होता है? इसका जन्म कैसे होता है? केंद्रक के द्वारा, केंद्रक के द्वारा। तो अमीबा का जन्म कैसे होता है? केंद्रक का। केंद्रक किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अगला सवाल करते हैं। चलो सवाल नंबर 40 देखना भैया, क्या है? कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, क्या बोला भैया? बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य, यहाँ पे जरा प्रश्न को पढ़ते समय जरा पेशेंस रखना, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। कार्य नहीं करता है तो वह है भैया वृषण, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? वृषण। जरा ध्यान देना। तो चलो अब बारी बारी से करते हैं। तो वृषण क्या है? ना अंतःस्रावी ना बाह्यस्रावी जैसा कार्य नहीं करता है, ठीक है ना। तो वृषण नर का भाग होता है ना। इसका जोड़ी कितना होता है? एक जोड़ी संख्या में कितना? दो होता है। क्लियर ना? अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, क्या है वृषण? वृषण अगर पूछ दे एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, तो बोलेगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण कौन करता है? तो भैया वृषण करता है। कौन करता है निर्माण? कौन करता है निर्माण? तो वृषण। बोलेगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन निर्माण करता है? तो वृषण करता है। क्या करता है? वृषण। अगर कह दे कि नर में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो नर में किस में पाया जाता है? या हार्मोन किस में पाया जाता है? नर में, पुरुष में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पुरुष में। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस में पाया जाता है? नर में, है ना। और यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण कौन करता है? तो वृषण करता है। कौन करता है? वृषण। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? टेस्टोस्टेरोन के कारण ही, टेस्टोस्टेरोन के कारण ही मोच, है ना, मूछ, दाढ़ी, है ना, मूछ दाढ़ी का निकलना और आवाज का भारी हो जाना। क्या हो जाता है? आवाज भारी हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? आवाज का भारी हो जाता है। तो ये पुरुष का यौवन पहचान हुआ, है ना। ये पुरुष का, जैसे बोला कि वो पट्ठा जवान हो गया है ना, तो वही इसका पहचान होता है। मूछ अगर आ गया, है ना, दाढ़ी आ गया, आवाज का भारी हो जाना, है ना, किस हार्मोन के कारण? तो टेस्टोस्टेरोन के कारण। क्लियर? जबकि मादा में टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है ना, महिला में नहीं होता, इसलिए मूछ दाढ़ी नहीं होता है। क्लियर यहाँ तक? अब जरा ध्यान देना, अग्नाशय पे आते हैं। क्या भैया? अग्नाशय, इंग्लिश में इसको पेनक्रियाज कहते हैं। अग्नाशय जो है यही मात्र एक ऐसा ग्रंथि है, ऐसा ग्रंथि है, जरा ध्यान देना, ऐसा ग्रंथि है कि जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों का कार्य करता है। यहाँ क्या नहीं है, लेकिन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? कहेगा कि अंतःस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है, कौन करता है? अग्नाशय। कौन करता है? अग्नाशय। क्लियर? यह हार्मोन का भी स्राव करता है और एंजाइम का भी स्राव करता है। क्लियर ना? तो अंतःस्रावी या बाह्यस्रावी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है अग्नाशय। अगर सवाल इस प्रकार से पूछ दे, अंतः ग्रंथि एवं बाह्य ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, तो क्या कहेंगे? अग्नाशय, पेनक्रियाज। कोई दिक्कत यहाँ नहीं ना? अब यहाँ जरा ध्यान देना, क्या है अगला? पीयूष ग्रंथि। क्या भैया? पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। इसका एक और नाम होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। इंग्लिश वर्ड होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। कोई दिक्कत? पिट्यूटरी ग्रंथि। और यह कहाँ पाया जाता है? ये मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ भैया? मस्तिष्क में पाया जाता है। कह देगा
कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो मस्तिष्क में पाया जाता है। किसमें? मस्तिष्क में पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क के किस भाग में? तो अग्र भाग में। कहाँ पाया जाता है? अग्र भाग में। कहाँ पाया जाता है? अग्र भाग में। कोई दिक्कत? कहेगा सबसे छोटी ग्रंथि किसको कहते हैं? तो सबसे छोटी ग्रंथि जो होता है भैया पीयूष ग्रंथि होता है। सबसे छोटी ग्रंथि भी इसी को कहा जाता है ना? क्या बोलते हैं? सबसे छोटी ग्रंथि के नाम से जानते हैं तो पीयूष ग्रंथि। क्या भैया? सबसे छोटी ग्रंथि किसको कहते हैं? सबसे छोटी ग्रंथि किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना। अब यहाँ देखना अंडाशय। क्या है अंडाशय? तो कहेगा अंडाशय क्या किसमें पाया जाता है? मादा भाग में। तो अंडाशय में ही अंडाणु का निर्माण होता है। क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है और अंडाशय ही हार्मोन का भी निर्माण करता है। यह भी 2 हार्मोन करता है। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। और एक होता है एस्ट्रोजन और एक और होता है प्रोजेस्टेरोन, है ना? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कोई दिक्कत? तो ये मादा हार्मोन है। कह देगा कि एस्ट्रोजन नर हार्मोन या मादा हार्मोन? तो मादा हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन कौन सा हार्मोन है? नर हार्मोन या मादा हार्मोन? तो कौन सा हो जाएगा? मादा हार्मोन। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना। चलो अगला सवाल करते हैं। चलो ध्यान देना दोस्त। सवाल नंबर 41 में क्या है? निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही है? संवेदी ग्राही है। तो यहाँ पे 2 नंबर में पूछ दे सकता है। संवेदी ग्राही अंग होते हैं तो संवेदी ग्राही अंग 5 होते हैं। कितना होता है? 5। कौन कौन? तो एक में नाक, कान और 5 होता है ना। तो नाक, कान, आँख और जीभ, त्वचा और एक हो जाएगा क्या हो? 5 हो गया। 5 हो गया। अच्छा, तो नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा, इसी को कहते हैं भैया संवेदी। क्या कहते हैं? संवेदी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेदी अंग कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो कहा कि नहीं है। सवाल जरा ध्यान से पढ़ना। नहीं है तो भैया ये 5 में से कौन नहीं है? दिमाग। ये फालतू है ना, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी, राइट आंसर। चलो अगला सवाल करते हैं। सवाल 42 देखना दोस्त। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का निर्माण करता है तो जरा ध्यान देना। ऑप्शन ए घास, गेहूं तथा आम। घास बकरी तथा मानव। बकरी गाय तथा हाथी। घास मछली और बकरी। अब इसमें कौन है? तो आहार श्रृंखला थोड़ा सा समझा दे पहले। आहार श्रृंखला क्या है? एक दूसरे के प्रति खाते चले, एक दूसरे को प्रति खाते चले। जैसे अगर घास है तो ऐसे चलो, क्या ये जो गेहूं है घास खा सकता है कभी? नहीं। ऑप्शन नंबर ही गलत। क्लियर? डी चलो। क्या मछली कभी घास खा सकता है? क्लियर? अच्छा बताओ, क्या गाय कभी बकरी खा सकता है? नहीं। क्लियर? अब यहाँ जाओ, क्या बकरी घास खा सकता है? तो जब बकरी घास खा लिया तब बकरी के कौन खाएगा भैया? मानव। क्या मानव बकरी खा सकता है? अरे बोल ना, है ना? तो सबसे बड़ा राक्षस मानव, है ना? तो इसलिए हमारा आहार श्रृंखला क्या है? ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला सवाल करते हैं। सवाल 43 देखना है दोस्त। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? अजैव निम्नीकरण कचरा है। तो बहुत ही आराम से तुमको, है ना, एकदम बहुत ही याद रहेगा, हमेशा हमेशा याद रहेगा। बस छोटा सा एक बात तुम मेरा ध्यान में रखना। क्या ध्यान देना? जैव किसको कहेंगे और अजैव किसको कहेंगे? अजैव, है ना? अजैव को यहाँ पर ध्यान देना। जैव निम्नीकरण को तो जैव भी कह सकते हैं, जैव निम्नीकरण भी कह सकते हैं। अजैव को एक ऐसे भी कह सकता है, जैव अनिम्नीकरण। निम्नीकरण दिख रहा है? अब इसमें खा जाएगा गच्चा? नहीं खा जाएगा। सोचेगा वो जैव है, अनिम्नीकरण नहीं, पढ़ेगा नहीं। समझ रहे ना बात को? तो यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है? जैव, यहाँ देखो जैव होता तो जैव निम्नीकरण। क्या? जैव निम्नीकरण, है ना?
लेकिन यहाँ पर क्या है, अजैव है, तो निम्नीकरण भी रह सकता है, लेकिन अजैव नहीं लिख के इसी को क्या लिख देगा, जैव अनिम्नीकरण। ये दोनों का अर्थ क्या है, सेम है। ये दोनों का अर्थ क्या है, सेम। इस बात को समझ आया, पहले इस बात को समझो, अजैव निम्नीकरण है ना, या इसको ऐसे भी लिख सकता है, जैव अनिम्नीकरण भी लिख सकता है। और समझ में अब होगा कुछ जल्दीबाजी, तुम पढ़ोगे वो जैव, जल्दी जल्दी जैव का उदाहरण मार के चलोगे, लेकिन यहाँ क्या है, अनिम्नीकरण, इसका मतलब क्या, अजैव का ही उदाहरण पूछा गया। तो पहले अभी चलो आते हैं कि पहले जैव और अजैव याद कैसे रखना है ना। यहाँ पे ध्यान, जैव में जो मिट्टी में मिल जाए, मिट्टी में मिल जाए, याद रखने के लिए, जो मिट्टी में मिल जाए वह क्या हो जाएगा, जैव निम्नीकरण। और जो नहीं मिले, अजैव, अमर रहे, क्या, अमर, उसको क्या कहेंगे, अजैव, अजैव निम्नीकरण। क्या कहेंगे, अजैव। जैसे में अगर हम बात करें तो पॉलीथीन, पॉलीथीन, प्लास्टिक, है ना, थर्मोकोल, थर्मोकोल मैंने समझता है, जो मोबाइल वगैरह एलसीडी वगैरह लाता है ना, उसमें जो फॉर्म होता है एक, उसमें जो रख के देता है ना, है ना, उजला उजला होता है, उसी को थर्मोकोल कहते हैं, ठीक है ना। तो भी क्या सड़ता गलता है जल्दी नहीं, पॉलीथीन क्या सड़ता है नहीं ना, प्लास्टिक नहीं ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जैव निम्नीकरण। और जो सड़ जाए गल जाए, जैसे क्या देखो टिश्यू पेपर, ये भैया पेपर बोले कागज, क्या हो जाएगा, तो गल जाएगा, तुरंत मिट्टी में मिल जाएगा, है ना। केले का छिलका, ये क्या हो जाएगा, बोलना, ये जैव निम्नीकरण। क्या है, जैव निम्नीकरण। थर्मोकोल क्या भैया, थर्मोकोल क्या है, अजैव निम्नीकरण। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत यहाँ तक, हमें पूरा विश्वास है दोस्त कि जैव और अजैव बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा और याद भी रहेगा ज्यादा देर तक, है ना। जो मिट्टी में मिल जाए, जैव। अब देखो इसमें कितना सारा लिखे रहे, छोटा सा जो मिट्टी मिल जाए, अब बाई ऑप्शन है तो क्या सोच नहीं सकते हो इतना, जरूर सोच सकते हो कि वो अच्छा पेपर है, टिश्यू पेपर, तो पेपर क्या है, वो तो मिट्टी में मिल ही जा सकता है। अगर केला का छिलका तो मिट्टी में गल ही जाता है, मिल ही जाएगा। लेकिन थर्मोकोल, प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये सब क्या है, कभी जल्दी गलता है, मरता है जल्दी, है ना, उसको पुनः वापस क्या करता है, गला के पुनः निर्माण कर सकते हैं, लेकिन गलता नहीं है, सड़ता नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो जैव और अजैव समझ आया। चलो अगला सवाल करते हैं।